खंड 2 अध्याय 41। अनुवाद। हुई डोंग, लू शिमियांग, अगर तुम मेरा इंतजार करोगे तो क्या तुम मर जाओगे? अतीत में दीना त्यूमत हमेशा उसकी पीठ पीछे जोर से चिल्लाना पसंद करती थी। ऐसा लगता था कि उसे उसका इंतजार करवाना बहुत पसंद था। सुबह स्कूल जाते समय थोड़ा इंतजार करना, रात को पढ़ते समय थोड़ा इंतजार करना, यहाँ तक कि जब वह आधी पढ़ाई कर चुकी होती तो भी वह उससे थोड़ा इंतजार करने को कहती। वह कहती कि उसे थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। डरावनी बात यह थी कि उसे लगता था कि उसकी आत्मा उसके हाथों में है। एक बार इंतजार करने के बाद हमेशा के लिए इंतजार करना। इस बार लू शिमिया ने उसका इंतजार नहीं किया, बल्कि लंबे लंबे डग भरकर चली गई। दीना मत को नहीं पता था कि वह उसे फिर कब देख पाएगी। वह दिन रात उसके घर की चाबी थामे नहीं रहना चाहती थी। दिन रात सपने देखती रहती थी। एक बार जब उसमें हिम्मत आ गई तो वह आसानी से हार नहीं मानेगी। वह लू शिमिया को रोकने के लिए मजबूर करते हुए उसके पास दौड़ी। वह भारी सांस ले रही थी, उसकी ओर देख रही थी। उसके हाथ अभी भी उसकी जेबों में तलाश कर रहे थे। उसकी आवाज में जल्दबाजी थी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए वाकई कुछ है। लू शिमिया ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखें ठंड से भर गईं। उसने अपनी आंखें नीचे की ताकि देख सके कि वह क्या निकाल सकती है। डिंगमी ने अपने हाथ में चाबी और घर का कार्ड पकड़ा। अचानक थोड़ा अनिच्छुक महसूस किया। चीज वापस कर दी गई और माना जा सकता है कि उसने अपने रिश्ते को पूरी तरह से तोड़ दिया है। लेकिन अंत में उसे अभी भी भुगतान करना पड़ा। एक लंबे समय के लिए। डिंग एमआई, कितने समय पहले है? आपको लगता है कि इतने सालों के बाद मैंने अभी भी ताला नहीं बदल दिया है? काफी देर बाद उसे होश आया और उसने चाबी और घर का कार्ड जेब में रख लिया। यह सही है, इतने सालों के बाद हर कोई यादों से बंधा नहीं रहता। लू शिमिया रेस्टोरेंट में पहुंचे। जू कियान और किन यांग पहले ही आ चुके थे और उन्होंने खाने का ऑर्डर दे दिया था। किन यांग अभी अभी अपनी ड्यूटी करने के लिए बाहर आया था और उसे अभी तक अपने कपड़े बदलने का समय नहीं मिला था। उसने अभी भी अपनी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह सीधा बैठ गया और जल्दी से अपनी चॉपस्टिक उठा ली। तुम इतना समय क्यों ले रहे हो? मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं भूख से मर रहा हूँ। उस आदमी ने लालच से खाया, जैसे कि वह कई मौसमों से भूखा हो। ल्यूक थोई मियाँ को इसकी आदत हो गई। तुम्हें इंतजार करने के लिए किसने कहा? टैन डोंग ने जल्दी से अपने चावल के कटोरे का आधा हिस्सा खत्म कर दिया, हंसते हुए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मिस्टर ल्यूक के मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए इंतजार करना होगा। तुम पहले कैसे खा सकते हो? लू शिमिया ने उसकी ओर देखा। यह बदमाश। वह और अधिक दिखावा करने लगा था। जू कियान इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और किन यांग को लात मारी। अपना खाना खाओ। क्या तुम कभी भूखे भूत की तरह हमारे साथ नहीं खाते? क्या पुलिस का वेतन इतना कम है? क्या तुम यह कर सकते हो? किन यांग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अगर तुम्हें लगता है कि वेतन कम है तो नौकरी बदल लो। भूल जाओ। मुझे अभी भी यह वर्दी बहुत पसंद है। किन यांग अभी भी मुस्कुराया, चावल का एक कटोरा खाया। अब इतनी भूख नहीं थी। तभी धीरे से लू शिमिया की ओर देखा। मैंने सुना है कि डिंगमी वापस आ गया है। हाई स्कूल में 5 लोग अक्सर एक साथ खेलते थे। उनमें से 2 जोड़े। वह अकेला अकेला था। बाद में डिंगमी ने उनसे संपर्क तोड़ दिया, जिससे 4 लोग रह गए। 2 सिंगल, वह और लू शिमिया। उसे कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिल पाई। लू शिमिया के डिंगमी से अलग होने और लैब में हुई घटना के बाद जो नियंत्रण से बाहर हो गई, उसका व्यक्तित्व बहुत अधिक संयमित हो गया। पिछले कुछ सालों में लू शिमिया के पीछे कई लड़कियां पड़ी हैं। आखिरकार
उसके पास यह चेहरा और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। कई लोग उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं। लू शिमिया ने जब यह नाम सुना तो वह थोड़ा उदास हो गया और व्यंग्यात्मक ढंग से बोला, यह सही है। जब लू शिमिया नशे में धुत होकर हंगामा कर रहा था तो जू कियान वहां था। लू शिमिया पागल हो गया। वह उसे रोक नहीं सका। वह भी उस वीडियो में था। जब किन यांग ने वीडियो देखा तो उसका जबड़ा खुला रह गया। हालांकि लू शिमिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी ने अनुमान लगाया कि डिंगमी ने उसे छोड़ दिया है, अन्यथा यह इस तरह नहीं होता। उस दिन दीना मत ने ल्यूक थोई मिया का पीछा किया। यह बात सभी को स्पष्ट रूप से पता थी। जब दिना मट को कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी थी तो ल्यूक थोई मियन भी इसके लिए जिम्मेदार थे। वह उनके साथ थे और उन्हें 1 साल से ज्यादा समय तक अपने घर में रहने की इजाजत दी। विश्वविद्यालय एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन जब तक समय था लू शिमिया डिंगमी के पास उड़कर जाता था और उसके साथ पूरे दिल से अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन फिर भी वे इस तरह टूट गए। धिक्कार है, यह लड़की वाकई बेरहम थी। लेकिन लू शिमिया ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने उसके सामने बहुत कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। तू कियान ने देखा कि लू शिमिया स्पष्ट रूप से डिंगमी का उल्लेख नहीं करना चाहते थे, इसलिए उसने विषय बदल दिया। यह सही है, कक्षा अध्यक्ष और कक्षा उपाध्यक्ष राष्ट्रीय दिवस पर शादी करेंगे। इससे पहले किन यांग जियांगजू में नहीं था। निमंत्रण मुझे भेजा गया था, चलो फिर साथ चलते हैं। ठीक है, जू कियान ने डू मिंग वेई के वैक्सीन संदेश का जवाब दिया। समूह चैट को देखा और दंग रह गया। डू मिंग वेई ने डिंगमी को समूह में जोड़ा। लू शिमिया अपना फोन पकड़े हुए एक मेल पढ़ रहे थे और जब उन्होंने यह सुना तो वे रुक गए। डिंगमी अभी अभी घर लौटी थी और उसका सामान्य रूप से शांत वैक्सीन अचानक जोर से गूंजने लगा। उसने आश्चर्य में इसे खोला और यह पता चला कि डू मिंग वेई ने उसे कक्षा 11 के चैट समूह 1 में खींच लिया था। कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने एक संदेश भेजा और अलविदा कहा। फिर जो लोग ऑनलाइन थे वे सभी ने उसका अभिवादन किया। ज्यादातर पूछ रहे थे कि वह पिछले कुछ वर्षों में कहाँ थी। डिंगमी ने परिचित चेहरों को देखा। उसका मूड 100 विचारों से भरा हुआ था, जैसे कि सब कुछ उन साधारण हाई स्कूल के वर्षों में वापस आ गया हो। उसने अपना सिर नीचे किया और प्रत्येक शब्द टाइप किया। मैं सिटी सी से हूँ। मैं पिछले साल 1 साल के लिए बीजिंग गई थी। संपर्क सूची में एक और मित्र अनुरोध था। यह कक्षा अध्यक्ष का था। डिंगमी ने तुरंत सहमति व्यक्त की। कक्षा अध्यक्ष ने उसे एक बड़ा आलिंगन भेजा, फिर उसे एक इलेक्ट्रॉनिक विवाह निमंत्रण भेजा। 5 अक्टूबर को झांग लुन और मैं शादी कर रहे हैं, याद रखना और जश्न मनाना। डिंगमी थोड़ा हैरान थी। उसने सोचा कि वे पहले ही शादी कर चुके हैं। क्या आप दोनों ने नहीं कहा था कि आप स्नातक होने के बाद शादी करेंगे और पीएचडी की पढ़ाई के दौरान एक बच्चा पैदा करेंगे? कक्षा अध्यक्ष ने एक घुटने टेकने वाला स्टिकर भेजा। मैंने स्नातक होने के बाद पहले ही पंजीकरण करा लिया है, लेकिन आपके पीएचडी के लिए अध्ययन करना इतना थकाऊ है। मैं बच्चा पैदा करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर सकती। स्कूल खत्म करने के बाद वह काम में व्यस्त हो गई, इसलिए शादी को अब तक के लिए टालना पड़ा। डिंगमी ने इलेक्ट्रॉनिक शादी के निमंत्रण को दबाया, प्रत्येक फोटो को पलटा। उनकी शादी की तस्वीरें बहुत खूबसूरत थीं। उन दोनों के चेहरे पर चमक थी। वे बेहद खुश दिख रहे थे। समूह अभी भी शोर मचा रहा था। कक्षा के मॉनिटर झांग लुन ने भीड़ का फायदा उठाते हुए सुझाव दिया, मेरी शादी के अवसर पर हम कक्षा का पुनर्मिलन क्यों न करें? दूसरे उत्साहित थे, पूछ रहे थे, कैसा पुनर्मिलन? किसी ने अगले दिन गर्म पानी के झरने पर जाने का सुझाव दिया। किसी ने कहा कि खेत में जाकर खेलो,
खुद खाना बनाओ और खाओ। जियांग शिंजी, यह कौन सा युग है? खुद खाना बनाओ और खाओ, चलो हॉट स्प्रिंग्स पर चलते हैं। अंत में कक्षा अध्यक्ष ने सीधे एक वोटिंग बोर्ड बनाया। हॉट स्प्रिंग्स को सबसे अधिक वोट मिले और यह जल्दी से तय हो गया किसके पास साइन अप करने का समय है। किन यांग ने खाना खाते हुए पूछा, ए मियां, क्या तुम जा रहे हो? लू शी मियां ने ईमेल पढ़ना समाप्त किया, अपना फोन टेबल पर रखा, अपनी चॉपस्टिक उठाई और उदासीनता से जवाब दिया, नहीं जा रहा हूँ। जू कियान ने भौहें सिकोड़ी, क्यों नहीं जाना है? राष्ट्रीय दिवस कुछ नहीं है, चलो साथ चलते हैं। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम घर पर क्या कर रहे हो? बिल्ली की देखभाल कर रहे हो? उस समय वीडियो पूरे स्कूल फोरम में फैल गया था। किसी को नहीं पता कि इसे किसने लीक किया। कक्षा के आधे से अधिक छात्रों ने इसे देखा था। लू शी मियां ने वीडियो को साफ किया। वह अब क्लास रियूनियन में शामिल नहीं हुआ। क्षण और 2 शब्द टाइप किया गया है। अब पैसा, मेरे पास अब एक नौकरी है, मैं खुद का समर्थन कर सकता हूँ, उल्लेख करने के लिए नहीं। इसके अलावा हर महीने एक्सुई जेनजू जियाओबिन का समर्थन करने के लिए कुछ पैसे भेजें, उनका जीवन कोई समस्या नहीं है। लेकिन झो किंग ने ये शब्द नहीं कहे। डिंगमी को पता था कि वह क्या कहने जा रही थी। उस साल जू जेन ने झो किंग पर दबाव डालने के लिए तलाक का इस्तेमाल किया। झो किंग ने देरी की और उसके लिए गवाही देने के लिए अदालत जाने से इनकार कर दिया। जब तक डिंगमी टूटने की कगार पर नहीं पहुंच गई, तब तक झो किंग ने आखिरकार उसका साथ देने का फैसला नहीं किया और परिवार के स्नेह का वह नाजुक हिस्सा वास्तव में खोया नहीं था। डिंगमी समझ गई कि झो किंग का अपने परिवार और अपने पति को छोड़ना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। बच्चे को अपने साथ ले जाना तो दूर की बात थी। इसलिए जब उसके पास क्षमता होती तो वह उसे हर महीने गुजारा भत्ता भेजती। वह जो रकम भेजती थी वह बहुत ज्यादा नहीं होती थी, यह सिर्फ जीवन यापन के खर्च के लिए होती थी। यही मुझे करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। तुम अब भी मेरी माँ हो, तो मैं इसे जियाओ बिन के लिए रख लूंगा। चू थान ने रुककर कहा, तियो मट, तुम वापस क्यों नहीं चले जाते? हम तीनों एक साथ रह सकते हैं। अकेले बाहर रहना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अगर तुम बीमार हो जाओगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? उसने एक से ज्यादा बार ऐसा कहा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, मैं अभी फोन रख रही हूँ। डिंगमी ने झो किंग को नहीं बताया कि वह जियांगझू लौट आई है और उसका उनके साथ रहने का कोई इरादा नहीं है। फोन रखने के बाद डिंगमी ने उस साल के जटिल मुकदमे के बारे में सोचा और थोड़ा विचलित हो गई। जब तक अचानक फोन की घंटी बजी, तब तक उसे होश नहीं आया। यह डू मिंग वेई का फोन था। मीमी, क्या तुम कल शॉपिंग पर जाना चाहती हो? डिंगमी मुस्कुराई, ठीक है। क्लास प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत समय हो गया, मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। अगली दोपहर वे तीनों मिले। क्लास प्रेसिडेंट ने डिंगमी को देखा, मुस्कुराते हुए और उसके चेहरे को छूते हुए। डिंगमी, तुम अभी भी इतनी छोटी क्यों हो? डिंगमी का चेहरा छोटा था, जो झो किंग से विरासत में मिला था। झो किंग उसी उम्र की दूसरी महिलाओं की तुलना में बहुत छोटी दिखती थी। इससे वाकई दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करते थे। वह मुस्कुराई और बोली, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बेशक, मैं पूरे 1 महीने तक ब्यूटी सैलून में गई और मुझे शादी के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर बहुत सारा वजन कम करना पड़ा। डू मिन्हवी मुस्कुराई और दिनह मैट के कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, आप दोनों सुंदर हैं। खंड 2 अध्याय 42। अनुवादक होई डोंग, क्या एक लड़की की दोस्ती आपसी प्रशंसा की नींव पर नहीं बनी है? डो मिन्हवी ने अपनी आंखें घुमाईं, कक्षा अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए। थाम गियाई, यह एक नकली बहनचारा है। दीनह मत ने कक्षा अध्यक्ष को देखा, यह थाम गियाई थी।
हाई स्कूल में सभी उन्हें कक्षा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते थे, इसलिए कई लोग कभी कभी उनके नाम भूल जाते थे। अचानक उन्हें सुनकर वह लगभग प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। थमग्याई ने दीनह मठ को देखते हुए हंसते हुए कहा, चलो पहले टहलने चलते हैं, फिर हम खाने के लिए जगह ढूंढेंगे। वे तीनों मॉल में घूमे। दीनह मठ ने शरद ऋतु के कपड़ों के 2 सेट खरीदे, शादी और कक्षा के पुनर्मिलन की तैयारी की। खाना खाते समय थमग्याई ने अचानक पूछा, डिंग मैट, क्या तुम मेरी दुल्हन बनना चाहती हो? दो मिन्हवी ने भी उसकी ओर देखा। चलो चलें, मैं भी एक दुल्हन की सहेली हूँ। शेनजिया मुस्कुराई। दुल्हन की सहेलियों की टीम में पेंगयिंग, जियांग शिनजी और मेरे 2 बचपन के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं, इसलिए 5 लोग हैं। अगर तुम भी आओगी तो यह 6 हो जाएगा। संख्या बिल्कुल सही है। डिंगमी कभी किसी की दुल्हन की सहेली नहीं बनी थी और केवल 2 शादियों में गई थी। दोनों अतीत में पत्रकारिता क्लब में वरिष्ठ थीं और बुई डिच द्वारा खींची गई थी। उसने सोचा, कपड़ों का क्या? निश्चित रूप से दुल्हन की सहेलियों के लिए कपड़ों पर सहमति बन चुकी होगी और ऑर्डर भी दे दिए गए होंगे। कोई बात नहीं, मैं घर पहुंचकर एक और ऑर्डर करूंगी। दुल्हन की दुकान में अभी भी बहुत सारे हैं। ठीक है, मिनवी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। डिंगमी मुस्कुराई और डू मिंगवेई की ओर देखा। जू कियान के साथ तुम्हारी बारी कब आएगी? शेनजिया ने भी डू मिंगवेई की ओर देखा। यह सही है, तुम दोनों ने पहले ही 2 साल पहले अपने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को खत्म कर दिया है, फिर भी कोई योजना नहीं है। डू मिंगवेई ने अपने चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके अपने कटोरे में चावल को छेद दिया। शायद 1 या 2 साल, अब गिनती नहीं। शेनजिया ने उसकी ओर देखा और खुद को यह कहने से रोक नहीं पाई, अगर तुम शादी करने जा रही हो तो जल्दी से शादी कर लो, इसे लंबा मत खींचो। लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहना अच्छा नहीं है। आम तौर पर इसके 2 ही परिणाम होते हैं, या तो ब्रेकअप हो जाता है या शादी हो जाती है। तुम सही हो। डू मिंगवेई मुस्कुराए, लेकिन मुस्कान सुंदर नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों में तुकियान और मैंने अनगिनत बार अलविदा कहा है। कभी कभी मुझे समझ में भी नहीं आता कि मैं क्यों कायम हूँ। तभी दिनहमात को लगा कि कुछ गड़बड़ है। डू मिंगवेई को ध्यान से देखते हुए चिंतित, तुम्हारे और तुकियान के साथ क्या गलत है? डू मिंगवेई ने आह भरी, मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता। शायद इसलिए कि हम बहुत लंबे समय तक एक लंबी दूरी के रिश्ते में थे। साथ ही मेरे माता पिता ने आपत्ति जताई। हमने कई बार जोर से ब्रेकअप किया। मुझे धीरे धीरे थकान महसूस हुई। देश लौटने के बाद भी मुझे अभी भी दिल लगा, लेकिन पर्याप्त ताकत नहीं थी। इतने साल हो गए और फिर भी जुदा होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जिद से टिकी हुई हूँ, थोड़ी थकी हुई हूँ। शायद यह वाकई वैसा ही है जैसा हर कोई कहता है, कुछ लोगों को इतनी जल्दी नहीं मिलना चाहिए। दिनहमात कुछ पल के लिए अवाक रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि डू मिन्हवी और तू खिएन की स्थिति ऐसी होगी। शेनजिया ने महसूस किया कि उसने वातावरण को रगड़ते हुए माहौल को बर्बाद कर दिया था। अगर आप इतने लंबे समय तक नहीं रहेंगे तो वह इतनी आसानी से न हो जाए। वेई और जू कुआन अंत में टूटने के लिए। समूह चैट में हर कोई विस्फोट करता है। मैं झांग लुन ने मा जिंग ताओ के गिरने और चीखने का एक इमोटिकॉन भेजा। तो चलिए तारीख बदल देते हैं। क्लास रियूनियन को केटीवी में बदल दिया जाएगा। हालांकि यह अफसोसजनक था, लेकिन सभी सहमत थे। शादी के दिन डिंगमी और डू मिंगवेई की दुल्हन की टीम बहुत जल्दी आ गई। दूल्हे के सभी लोग झांग लुन के बचपन के दोस्त थे, जिनमें तू खियन भी शामिल था। डिंगमी की मौजूदगी के कारण जू कियान ने मजाक में लू शी मिया से पूछा कि क्या वह टीम में शामिल होना चाहता है, लेकिन लू शी मिया ने उसे कार्यालय से बाहर निकाल दिया। अंत में जू यी ने उसकी जगह ले ली।
होटल के रास्ते में लू शिमिया ने किन यांग को आसानी से उठा लिया और दोनों एक साथ रिसेप्शन क्षेत्र में चले गए। किन यांग दुल्हन की सहेलियों और दूल्हे के दोस्तों की कतार देखकर चौंक गई। उसने दूल्हे की ओर देखा। वाह, इतनी शानदार कतार। बुरी नहीं। आज मौसम बहुत अच्छा नहीं था। दोपहर को बारिश हुई। सौभाग्य से उन्होंने सुबह तस्वीरें खींची थी। दूल्हा और दुल्हन दोनों के चेहरे खिले हुए थे। इस बारिश से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। लेकिन बारिश रुकने के बाद शरद ऋतु का आसमान साफ हो गया। मौसम तुरंत ठंडा हो गया। डिंगमी ने स्ट्रैपलेस ब्राइड्समेड ड्रेस पहनी थी। ठंड से कांपते हुए रिसेप्शन एरिया में खड़ी थी। झांग लुन ने हंसते हुए कहा, बेशक, यह जीवन में एक बार होने वाली घटना है। लू शिमिया ने एक लाल लिफाफा दिया, संक्षेप में आशीर्वाद देते हुए, बधाई हो। झांग लुन का चेहरा हंसी से लाल हो गया, क्योंकि डिंगमी यहाँ थी। डर था कि लू शिमिया शर्मिंदा होंगी। झांग लुन ने जल्दी से सिगरेट थमा दी। धन्यवाद भाई मियाँ, एक सिगरेट लीजिए। कक्षा में पहले 3 जोड़े थे, सभी जानते थे। दिन मैट और ल्यूक थोई मियाँ के रिश्ते के टूटने की कहानी, जो कोई भी गपशप करना पसंद करता है वह जानता होगा। क्लास रियूनियन में सबसे ज्यादा डरने वाली बात थी कि जो जोड़ा टूट गया था उसे एक दूसरे से मिलने देना। उसने उन्हें डिंगमी को न बुलाने के लिए कहा था ताकि लू शिमिया से मिलने पर शर्मिंदा न होना पड़े, लेकिन शेन जिया उसे बुलाना चाहता था, इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसे उम्मीद थी कि बाद में सभी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। लू शिमिया ने सिगरेट ली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। झांग लुन ने उसे एक लाइटर दिया। उसने अपना सिर नीचे करके उसे जलाकर और हल्का कश लेकर सहयोग किया। उसके पतले होंठ खुले और धुआं चारों ओर घूम गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। अपना सिर नीचे करते हुए उसने चुपचाप दीन मैट पर नजर डाली। मेहमान धीरे धीरे आ गए। ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी सीट छोड़ दी और टैन डोंग के साथ चले गए। शादी की औपचारिक शुरुआत के बाद दुल्हन की सहेलियों और सबसे अच्छे लोगों को छोड़कर बाकी सभी ने अपनी सीटें ले ली। तुखियन के दाहिनी ओर एक खाली स्थान था। 2 मिन्हवी ने दीन मट को खींचकर वहां जाने को कहा। तुखियन के बाईं और ल्यूक थोई मियाँ थे। ल्यूक थोई मियाँ के बगल में खोंग खाडू थे। उस स्थान को खोंग खाडू ने तान डांग के साथ बदल दिया। दिनह मट की आंखें थोड़ी रुक गईं। अचानक चलना बंद कर दिया। बगल की ओर इशारा किया, मैं इस टेबल पर बैठ सकता हूँ। यहाँ एक खाली सीट है। 2 मिन्हवी ने मना कर दिया। खाली सीट के बगल में बैठे पुरुष मित्र से बातचीत की। क्या आप मेरे साथ सीट बदल सकते हैं? मैं डिंगमी के साथ बैठ गया। सहपाठी भी सहज था, मुस्कुरा रहा था और अपनी सीट छोड़ रहा था। डू मिंग वेई ने डिंगमी को बैठने के लिए खींचा। डिंगमी ने चुपके से लू शिमिया को देखा। जैसे ही जियांग के डू ने उसे देखा, डिंगमी ने शांति से अपनी नजर हटा ली। जियांग के डू मुस्कुराया। डिंगमी, बहुत समय हो गया। कक्षा 11-1 में लगभग हर साल कक्षा का पुनर्मिलन होता था। कभी कभी इसका पैमाना बड़ा होता था, कभी कभी छोटा। मूल रूप से इसकी अपील पर निर्भर करता था। यदि कक्षा के सभी प्रसिद्ध लोग आते हैं तो कक्षा का पुनर्मिलन भीड़ भरा होगा। यदि नहीं तो बहुत अधिक लोग नहीं होंगे। आज की तरह उन लोगों को छोड़कर जो शायद ही कभी संपर्क करते हैं और दूर रहते हैं और समय पर वापस नहीं आ सकते हैं। कक्षा में 36 लोगों में से 32 लोग आए, साथ ही पुराने शिक्षक। 3 टेबल भर गए। इसे बड़े पैमाने पर कक्षा का पुनर्मिलन माना जाता था। टेबलमेट्स ने डिंगमी को देखा। सभी जानते थे कि उस वर्ष डिंगमी ने अपनी विश्वविद्यालय की इच्छाओं को बदल दिया था। बाद में जब उन्होंने सुना कि वह और लू शिमिया टूट गए हैं तो सभी ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की। आखिरकार
लंबी दूरी के रिश्तों को कायम रखना आसान नहीं है। साथ ही यह तथ्य कि वह पेकिंग विश्वविद्यालय में पढ़ सकती थी, लेकिन अचानक एच विश्वविद्यालय में धकेल दी गई, यह एक बड़ा झटका रहा होगा। वह जितनी बड़ी होती जाती है, उतना ही उसे लगता है कि लोगों के बीच अंतर की कई परतें होती हैं। उत्कृष्ट लोगों के आसपास के लोग भी अक्सर उत्कृष्ट होते हैं। हालांकि डिंगमी एच यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन यह बुरा नहीं था। लेकिन लू शी मिया जैसे किसी व्यक्ति के साथ होने के नाते किसी को उत्कृष्ट होना चाहिए। बड़ा अंतर किसी को हीन महसूस कराएगा। डिंगमी ने जियांग के डू को देखा और मुस्कुराई। बहुत समय हो गया। किसी ने पूछा कि डिंगमी क्या कर रही थी। डिंगमी ने कहा, वॉयस एक्टर। ओह, तुम वॉयस एक्टर क्यों हो? यह सिर्फ एक मौका था। कॉलेज में वह अक्सर जीवनयापन के लिए पैसे कमाने के लिए ट्यूशन पढ़ाती थी। उसके द्वारा डब की गई डॉक्यूमेंट्री ने बुई डिच को ऑनलाइन प्रसिद्ध होने में मदद की। बुई डिच ने उसे कुछ वॉयस एक्टिंग जॉब्स से परिचित कराया। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में मुकदमे के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उसे बुई डिच को बुलाना पड़ा। बुई डिच ने उसे कई संसाधनों से परिचित कराया, जल्दी से पैसा कमाया और उच्च वेतन दिया। अनिच्छा से उस अवधि के दौरान उसके खर्चों को बनाए रखने में उसकी मदद की। उसके बाद से उसका वॉयस एक्टिंग करियर शुरू हुआ। उसने केवल डू मिंग वेई और शेन जिया को इस बारे में बताया था। झांग लुन और शेन जिया की शादी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। वे दोनों कई सालों से साथ थे। शुरुआती प्यार का अनुभव किया। एक ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत की। एक साथ स्नातक स्कूल की पढ़ाई की और एक साथ शादी के कब्रिस्तान में प्रवेश किया। ऐसी शुद्ध भावनाओं ने डिंगमी सहित सभी को बेहद ईर्ष्यालु बना दिया। उसने अवचेतन रूप से लू शी मिया को देखा। उसने काली पतलून और एक सफेद शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके लंबे फिगर को उजागर कर रही थी। इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी हुई थी, मंच की ओर थोड़ा झुकी हुई थी, शांति से देख रही थी। कभी-कभी जू कियान के साथ बातें कर रही थी, उसकी ओर बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया। जब उसने ऊपर देखा तो अचानक उसकी नज़र उसकी आंखों से मिली। उसकी आंखें उसे गहराई से देखती थी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन फिर भी वह दूर देखने में असमर्थ थी। कुछ सेकंड बाद दीन मैट इसे और सहन नहीं कर सकी। उसने अपना सिर नीचे किया, अपना गिलास उठाया और अपने उन्मत्त दिल को छिपाने के लिए फलों के रस का एक घूंट लिया। ट्रुओंग लुआन और थम गियाई दोनों बहिर्मुखी थे, विशेष रूप से ट्रुओंग लुआन। वह बहुत ही विनोदी ढंग से बात करता था, जिससे मेहमान हंसते थे। शादी की प्रक्रिया बहुत मजेदार थी। शादी का गुलदस्ता फेंकते समय दो मिन्हवी और दीन मैट दुल्हन की सहेलियां थीं। बेशक उन्हें भी जाना था। डिंगमी को फूलों के लिए लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बस किनारे पर खड़ी होकर हंस रही थी। शेन जिया ने उनकी ओर पीठ की और 1, 2, 3 चिल्लाते हुए कहा। शादी के फूल हवा में एक सुंदर चाप में उड़ गए। शादी के फूलों को अपने सिर पर गिरते देखकर ऐसा अच्छा मौका चुकना बेकार होगा। डिंगमी ने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक किसी ने उसे धक्का दिया। डिंगमी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी। वह लड़खड़ा गई और पीछे की ओर गिर गई। टू डिच उसके पीछे खड़ी थी, जल्दी से उसे सहारा देते हुए। क्या तुम ठीक हो? शादी के फूलों के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे थे। हर कोई हंगामा कर रहा था जैसे कि वे पैसे लूट रहे हों। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, यह न जानते हुए कि किसने उसके पैर पर कदम रख दिया। दिनमट को अवर्णनीय पीड़ा हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दर्द। उसने मुंह बनाया और अपना सिर हिलाया। यह ठीक है। शादी का गुलदस्ता सभी ने आगे पीछे फेंका और आखिरकार एक लड़के ने इसे छीन लिया और अपनी प्रेमिका को दे दिया।
सभी तितर बितर हो गए और तभी डू मिंग वेई ने डिंगमी को मुंह बनाते हुए देखा और जल्दी से पूछा, क्या तुम ठीक हो? तू ये अभी भी उसे सहारा दे रही थी। ऐसा लगता है कि यह उखड़ गया है। डिंगमी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए सीधे खड़ी हो गई, अपने टखने को घुमाने की कोशिश कर रही थी। यह ठीक होना चाहिए, यह बस थोड़ा सा उखड़ गया है, चिंता न करें। लू शी मियाँ बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे सहारा दे रहे दो लोगों को देख रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। जियांग केडू, जो उसके बगल में बैठा था, अचानक बोला, ऐसा लगता है कि जू यी को पहले डिंगमी पसंद थी। लू शी मियाँ ने उसकी तरफ नहीं देखा, जैसे उसने सुना ही न हो। जियांग केडू ने अपने होंठ काटे और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। डू मिंग वेई ने डिंगमी को सहारा दिया और उसके पैरों की तरफ देखा। क्या तुम सच में ठीक हो? डिंगमी ने अपना सिर हिलाया। वाकई, मैं चल सकती हूँ। खंड 2 अध्याय 43 अनुवादक होई डुओंगटू डिच ने उसकी ऊंची एड़ी की ओर देखा। आप फ्लैट जूते क्यों नहीं पहनती? अपरिहार्य को छोड़कर दीन मैट को वास्तव में ऊंची एड़ी पहनना पसंद नहीं था। वह आज बहुत देर तक चलती रही और तलवे नुकीले थे। वह बहुत असहज थी, इसलिए जैसे ही वह उनसे टकराई, वह गिर पड़ी। डिंग एमआई ने मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, यह लगभग खत्म हो गया है। बाहर आपकी जेब में एक गेंद लगाने जैसी चीजें, दुल्हन को कुछ पाने के लिए उसके चेहरे को रगड़ते हैं, प्लेट को चाटते हैं, आदि। उस पर ध्यान दिया और डिंग एमआई ने डू मिंग वेई को देखा, मुस्कुराया। ठीक है, जब समय आता है तो मुझे ब्राइड्समेड बनना होगा। कई साल बीत गए। दीन मार्ट ने सोचा कि अब उसके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से दो मिन्हवी और तू खिएन अभी भी शादी नहीं कर पाए थे। दो मिन्हवी ने अपना सिर नीचे किया और उसे घूर कर देखा। कौन जानता है, शायद तुम पहले शादी कर लो। दीन मार्ट शर्मिंदा थी, बुदबुदाते हुए, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं किससे शादी करूंगी? दोनों ने बहुत धीरे से बात की, लेकिन तू खिए ने फिर भी सुना। दो मिन्हवी ने उसकी ओर देखा, उसके करीब झुकी और ऐसी आवाज में पूछा जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, क्या तुम अभी भी ल्यूक थोई मियाँ को पसंद करती हो? वह दूसरों के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन वह दीन मार्ट को अच्छी तरह समझती थी। जिस व्यक्ति को दीन मार्ट इतने सालों से पसंद करती थी, वह सिर्फ लंबी दूरी के रिश्ते और हीन भावना के कारण उससे रिश्ता नहीं तोड़ सकती थी। उसे यह भी विश्वास नहीं था कि डिंगमी अपना मन बदल लेगी। भविष्य अनिश्चित था, लेकिन जिस तरह से डिंगमी ने आज रात लू शी मियाँ को देखा, उसे देखकर उसे यकीन हो गया। डिंगमी निश्चित रूप से अभी भी लू शी मियाँ को पसंद करती थी। बेशक वह करती थी, वह उसे कैसे पसंद नहीं कर सकती थी? वह लू शी मियाँ था, वह युवक जिसने उसकी पूरी जवानी को रोशन किया था, कॉलेज की प्रवेश परीक्षा के बाद सबसे कठिन दिनों में उसका साथ दिया था और उसे अंतहीन देखभाल और लाड़ प्यार दिया था। 2 साल तक जब वे साथ थे, लू शी मियाँ ने वास्तव में उसका बहुत लाड़ प्यार किया था। डिंगमी इसे नकार नहीं सकी। उसने लू शी मियाँ को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। लोगों को वास्तव में युवावस्था में किसी ऐसे अद्भुत व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए। यदि वे इसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो वे इसे भूल भी नहीं सकते। वे पुरानी जगह पर अकेले ही संघर्ष कर सकते थे। पार्टी के दौरान डिंगमी को प्रधानाध्यापक को टोस्ट करने का अवसर मिला। ली जिबिन और झांग लिहुई शादीशुदा थे और उनकी एक बहुत प्यारी बेटी थी। वे अपनी बेटी को भी साथ लेकर आए थे। उन्होंने डिंगमी को देखा, पुरानी यादों में खोकर। डिंगमी, क्या तुम पिछले कुछ सालों से अच्छी तरह रह रही हो? डिंगमी मुस्कुराई, बहुत बढ़िया। उस साल जू निंग के साथ हुए मुकदमे में बहुत सारे पारिवारिक कारक शामिल थे, इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से नहीं संभाला गया।
लेकिन उस मामले में स्कूल को आगे आने की जरूरत थी, इसलिए लीजी बिन को भी पता था। डिंगमी ने इसे गुप्त रखने के लिए कहा। स्कूल सहमत हो गया। आखिरकार यह पहली बार था जब जियांगजू फर्स्ट हाई स्कूल को विश्वविद्यालय में प्रवेश के साथ समस्या थी। 2 साल बीत चुके थे। इसके बारे में बात करना बेकार था और इसका स्कूल पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। शादी के बाद दूल्हा थोड़ा नशे में था। दोनों दूल्हे बेहोश हो गए और जीवन समारोह समाप्त हो गया। लू शिमिया और जू कियान कार लेने के लिए पार्किंग स्थल पर गए। जू कियान नशे में था, किराए के ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। लू शिमिया धूम्रपान करते हुए उसके साथ इंतजार कर रहे थे। जू कियान ने लू शिमिया को देखा। मैंने सुना है कि डिंगमी का कोई प्रेमी नहीं है। लू शिमिया ने सिगरेट की राख को झाड़ दिया, आगे देखा और मजाक उड़ाया। तो क्या? तो क्या? धीरे बोलो। जू कियान ही वह व्यक्ति था जिसने अपनी आंखों से देखा था कि डिंगमी की वजह से वह कितना पागल था। तुमने पिछले कुछ सालों में किसी को डेट नहीं किया, क्या यह उसकी वजह से नहीं है? नहीं, लू शिमिया ने इनकार किया, अपना सिर नीचे करके सिगरेट पी। बस इतना है कि मैं अभी तक सही व्यक्ति से नहीं मिला हूँ। सच्चाई सिर्फ उसे ही पता थी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें वह इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने अपना सिर झुकाया और खुद से हार मान ली। जू कियान ने उसकी तरफ देखा। डिंगमी अब वापस आ गया है। मुझे याद है कि तू दीज को दिनहमत बहुत पसंद था। ऐसा लगता है कि वह आज कोशिश करना चाहता है। भले ही वह लड़की थोड़ी बेरहम है, अगर आप अभी भी उसे पसंद करते हैं तो जल्दी से कर लें। पागल मत होइए। लू शिमिया ने कुछ नहीं कहा। सिगरेट का धुआं उन दोनों के चारों ओर हल्का हल्का घूम रहा था। जब ड्राइवर ने कपड़े बदले तभी उसने सिगरेट बुझाई। डिंगमी और डू मिंगवेई ने कपड़े बदलना समाप्त किया और होटल के दरवाजे पर कार का इंतजार करने लगे। टू खियन ने उनके सामने कार रोकी। उसके बाद लू शिमिया की कार आई। डू मिंगवेई दूसरे व्यक्ति की कार को रोकने के लिए ऊपर गए और दरवाजा खटखटाया। लू शिमिया ने कार की खिड़की नीचे की, दरवाजे पर हाथ टिकाया और उसकी तरफ देखा। क्या बात है? डू मिंगवेई ने मुस्कुराते हुए डिंगमी को वापस खींचा। तुम शराब नहीं पीती हो, है न? डिंगमी को वापस ले जाओ। यहाँ टैक्सी बुलाना सुविधाजनक नहीं है। डिंगमी डर गई और मना करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी। अंदर आ जाओ। लू शिमिया ने दरवाजा खोला और उसकी तरफ देखा। डिंगमी दंग रह गई। पहले तो उसने सोचा कि वह मना कर देगा। डू मिंगवेई ने खुशी से डिंगमी को देखा और उसे प्रोत्साहित किया। अंदर आ जाओ, बेबी। वह यहाँ बहुत देर तक कार नहीं रोक सकती थी। पहले से ही वहाँ गाड़ियाँ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए अपने हॉर्न बजा रही थी। उसे आलस करते और अंदर न आते देखकर लू शिमिया थोड़ा अधीर हो गया। डिंगमी, जल्दी करो। एक वाक्य ने डिंगमी को उसके सपने से जगा दिया और उसने जल्दी से कार का दरवाजा खींचा और अंदर बैठ गई। लू शिमिया ने उसे याद दिलाया, सीट बेल्ट। इतना शांत कि वह लगभग दूसरे व्यक्ति की सांस ले सकती है। केवल यह महसूस किया कि लू शिमिया इस तरह से थोड़ा अजीब थी। कहाँ? मियो ने अचानक थोड़ा नाराज महसूस किया। डिंगएमआई ने उसे स्टोरेज डिब्बे में सिगरेट पैक के माध्यम से देखा और फिर अचानक अपने होठों को छोड़ दिया। चुपचाप जिंगहे शहर में लौटते हुए लू शिमिया ने अपना मुंह खोला। यह क्या इमारत है? तुम अब और नहीं जा सकते। डिंगमी ने अपना बैग उठाया, अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और अपनी आवाज धीमी की। मुझे घर ले जाने के लिए धन्यवाद। उसने अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ा। तुम बहुत विनम्र हो। डिंगमी थोड़ी शर्मिंदा थी। उनके बीच की दूरी वाकई बहुत ज्यादा थी, वरना क्या हो सकता था? इतने वर्षों के अलगाव के बाद भी वह पहले जैसी ईमानदार और निडर कैसे हो सकती है?
उसने कार का दरवाजा खोला। बाहर निकलने से पहले उसे कुछ याद आया। उसने फिर से उसकी ओर देखा। तुम उस रात यहाँ वापस आए थे, है ना? कौन सा दिन? पिछले महीने की 18 तारीख की शाम। डिंग एमआई ने कहा, क्या आपने मुझे देखा था? मुझे? आइए ने समूह में घोषणा की कि वे आज रात को हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे। उसे टिकट मिल गए। 2 यह मैं नहीं हूँ। यह ल्यूक थोई मियाँ है। मैंने सुना है कि जिस अमीर आदमी ने शादी की बुकिंग की थी, वह ल्यूक थोई फोंग का दोस्त था। ल्यूक थोई फोंग ने 30 से ज्यादा टिकट निकाले और उन्हें 2 को दे दिया। डू मिंग वेई ने पूछा और पता चला कि यह लू शी मियाँ ही थे जिन्होंने लू शी फेंग से पूछा था। सभी ने खुशी मनाई और समूह में पटाखे फोड़े। शेन जिया ने समूह में एक टाइमर सेट किया, जिससे सभी को अपनी अपनी कारों को जोड़ने की अनुमति मिली। शाम 5 बजे हॉट स्प्रिंग विला में मिलना था। डिंगमी ने संदेश पढ़ा और जल्दी से अपना स्विमसूट खोजने चली गई। वह पहले एक सूखी बत्तख थी। गर्मियों की छुट्टियों के अपने पहले वर्ष के दौरान लू शी मियाँ उसे स्विमिंग पूल में ले गए और उसे पूरे 1 हफ्ते तक पढ़ाया। केवल पर्याप्त पानी पीने के बाद ही तैरना सीखा। डू मिंग वेई ने पुकारा, क्या आपने अपना स्विमसूट अभी तक तैयार किया है? डिंगमी ने बिस्तर पर 2 स्विमसूट देखे। एक टाकिनी थी, एक बिकिनी थी। यह तैयार है। बिकिनी एक 2 टुकड़ा स्विमसूट था, जिसमें एक टुकड़ा ऊपर छाती को ढकता था और एक टुकड़ा नीचे नितंबों को ढकता था, जिससे उसका बाकी शरीर खुला रहता था। यह सबसे सेक्सी स्विमसूट माना जाता है, जो पहनने वाले के शरीर के वक्रों को उजागर करता है। टाकिनी बिकिनी का एक संयोजन और संयम है। उनके पास एक 2 टुकड़ा डिजाइन भी है, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि अगर बिकनी केवल छाती को कवर करने के लिए पर्याप्त है, तो टाकिनी अधिक उदार होगी जब यह एक सामान्य शर्ट की तरह पेट को कवर करने के लिए काफी लंबा है। स्रोत: NBSP, Canfa.com। ऑर्ट: हॉट स्प्रिंग्स को बेचा गया था और टिकट सीमित थे। हॉट स्प्रिंग्स शाम को अन्य गतिविधियां हैं। हर कोई निजी कमरे में चला गया। डिंग एमआई बस बैठ गया था जब फोन बजता था। उसने देखा और कमरे से बाहर निकल गया। फोन का जवाब देने के लिए दालान में खड़े होकर वह चारों ओर घूमती थी और जू यी को एक साफ सूट में चलती थी। वह 1 डिग्री के बिना चश्मा पहनती थी। वह एक एलिगेंट थी, जो कि एक एलिगेंट थी, जो कि एक एलिगेंट थी। डिंगमी, मुझे अपना नंबर दो। पुराने सहपाठियों के बीच फोन नंबरों का आदान प्रदान करना बहुत सामान्य बात थी, इसलिए डिंगमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपना नंबर दे दिया। टू डिच ने उसका नंबर सहेज लिया, एक बिजनेस कार्ड निकाला, एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसे दे दिया। डिंगमी ने मुस्कुराकर उसे स्वीकार कर लिया, अपना सिर नीचे करके देखा और दंग रह गई। टू चिन्ह लॉ फर्म। खंड 2 अध्याय 44। तुम दोनों बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? ट्रुओंग लुआन ने अचानक दरवाजा खोला, बाहर खड़े 2 लोगों को देखा और उन्हें अजीब तरह से देखा। डिनर मैट ने अपनी हथेली में बिजनेस कार्ड पकड़ा और टू डिच की ओर देखा। उसने अपने दिल में आश्चर्य को दबाते हुए झांग लुन की ओर देखा और समझाया, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ जू यी के साथ फोन नंबर का आदान प्रदान किया है। जू यी ने धीरे से अपनी नजरें उससे हटाईं और सहयोग किया। यह सही है। झांग लुन उस व्यक्ति का अभिवादन करने के लिए बाहर जाने वाला था। एक बेवकूफ है जिसे जगह नहीं मिल रही है। मैं बाहर जाकर उसे ढूंढूंगा। तुम दोनों जल्दी से अंदर जाओ, हम खाना ऑर्डर करने वाले हैं। हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट बहुत बड़ा था, कई मनोरंजन क्षेत्रों में विभाजित था। यह सामान्य था कि उन्हें जगह नहीं मिल पाती थी। झांग लुन चला गया। डिंगमी और जू यी को एक दूसरे को देखने के लिए छोड़ दिया।
जू यी कुछ वाक्य समझाना चाहता था, लेकिन डिंगमी ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती थी। अंत में झांग लुन की आवाज आई, भाई मियांग, जू कियान, तुम दोनों यहाँ हो। डिंगमी ने अपना सिर उठाया और देखा, लू शी मियाँ और जू कियान एक के बाद एक कोने में दिखाई दिए। लू शी मियाँ ने काली पैंट और एक सफेद शर्ट पहनी थी। उसकी बाँ, उसकी ऊंची और मजबूत शरीर, उसकी आभा ठंडी और दूर थी। उनमें से उसके सामने चला गया। डिंग एमआई ने अभी भी उसे देखकर उसे देखा। आईएनजी टेबल, डिंग एमआई मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जू यी को कई बार विपरीत कुर्सी पर बैठे हुए देखें। जू यी ने हमेशा एक मुस्कान के साथ उसे जवाब दिया। डिंग एमआई ने अपना सिर नीचे कर दिया, यह महसूस करते हुए कि उसे देखा गया था, जिससे वह थोड़ा असहज हो गया। बस एक गर्म वसंत स्नान। वह अपने स्विमिंग सूट के बारे में इतनी चिंतित क्यों थी? ऐसा नहीं था कि वह इसे देखने के लिए किसी को भी पहन रही थी। गर्म पानी के झरने को कई स्नानघरों में विभाजित किया गया है। कई अलग अलग कार्यों के साथ सार्वजनिक स्नानघर हैं और प्रेमियों के स्नानघर भी हैं। डू मिंग वेई ने 2 लव पूल आरक्षित किए थे। उसने लू शी मियाँ से कहा, एक उसके लिए आरक्षित था। आपको शायद सभी के साथ सार्वजनिक पूल में स्नान करना पसंद नहीं है ना? उसे वास्तव में यह पसंद नहीं था, इसलिए वह अकेला चला गया। लव पूल सबसे ऊपर था। पत्थर की बाधा बहुत अधिक थी। बाहर से अंदर का दृश्य मुश्किल से देखा जा सकता था। पूल के अंदर लू शी मियाँ किनारे पर झुक गए, अपनी आंखें आधी बंद कर ली, आलसी और आराम से दिख रहे थे। थोड़ी देर बाद कदमों की आहट आई। उसने अपनी आंखें खोलीं, पीछे की ओर देखते हुए जो छिपने वाला था। डिंगमी, उसने उसे वापस बुलाया। उसकी आवाज आलसी थी। डिंगमी ने अपने होठों को सिकोड़ा, उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया और एक मुस्कुराहट को मजबूर किया। डिंगमी ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उसने इसे नहीं पहना था, अन्यथा लू शी मियाँ को लगता कि वह उसे बहकाने का इरादा रखती है। डू मिंग वेई अभी भी पहले की तरह ही था, हमेशा उसकी तरफ खड़ा था। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा। अब तुम्हें पता चल गया है, इसलिए उसने भागने का फैसला किया। डिंगमी को वह घूर रहा था, इसलिए छोड़ना असुविधाजनक था। वह अभी अभी सार्वजनिक स्नानघर में भीगी थी। उसके शरीर के सभी छिद्र खुले थे। जैसे ही वह पानी से बाहर निकली उसे थोड़ी ठंड लगी। उसकी छोटी सफेद टांगें हवा में कांप रही थीं। वह वास्तव में गर्म गर्म पानी में भीगना चाहती थी। मैं पहले जाऊंगी, तुम धीरे धीरे इसका आनंद लो। रुको, डिंगमी ने फिर से अपना सिर घुमाया, उसे हैरान होकर देखा। लू शी मियाँ ने उसकी ओर देखा, उसकी आवाज ठंडी थी। ठीक है, मैं तुम्हें आधा दूंगा। डिंगमी की आंखें चौड़ी हो गईं। ल्यूक थोई मियाँ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे अनदेखा करते हुए पूल के किनारे पर झुक गया। दिन्ह मट कुछ सेकंड के लिए पूल के पास खड़ा रहा, फिर अपना लबादा उतारा, उसकी और पीठ की और धीरे धीरे पानी में उतर गया। ल्यूक थोई मियाँ को पता ही नहीं चला कि उसने कब अपनी आंखें खोलीं। जब वह पलटी तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। डिंगमी शर्मा गई। यह नहीं जानती थी कि यह भाप की वजह से था या शर्मिंदगी की वजह से। उसने अपना सिर नीचे किया और समझाया, मिंग वेई ने मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। मुझे लगा कि वह यहाँ है। लू शी मियाँ ने व्यंग्य किया। आपको मुझे समझाने के लिए जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मुझे आप पर शक नहीं है। डिंगमी का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी आवाज कमजोर हो गई। मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं बस समझा रही हूँ। आखिरकार वह वही थी जिसने अतीत में ब्रेकअप करने के लिए कहा था। अब वह उससे चिपकी हुई थी। शायद वह सोचे कि वह उसे चिढ़ा रही है। डिंगमी नहीं चाहती थी कि वह गलत समझे। लू शी मियाँ ने व्यंग्य किया, मैं पहले ऐसी नहीं थी। क्या
यह फिर से वही नरम आवाज थी। लू शिमिया का गला फिसल गया। पूल में पानी अचानक गर्म हो गया। वह पीछे झुक गया, अब उसकी ओर नहीं देख रहा था। डिंगमी अभी भी सोच रही थी कि वह पहले कैसी थी। पहले तो जब भी उसे मौका मिलता वह उससे लिपट जाती थी। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने लू शिमिया की तरफ देखा। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह साफ साफ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। थोड़ी देर बाद लू शिमिया ने फिर से कहा, क्या तुम बीजिंग गए हो? डिंगमी ने सिर हिलाया। हाँ। तुम बीजिंग क्यों जा रहे हो? बस देखना चाहते हो। कौन सी जगह देखनी है? बहुत सारी। सिंघुआ, बीजिंग, ग्रेट वॉल और तियानमेन गए। हर उस जगह गए जहां जाया जा सकता था। दरअसल उस समय उसे लगा कि वह अभी भी बीजिंग में है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह पिछले साल वापस आ गया है। भले ही उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लू शिमिया ने अनुमान लगाया कि वह बीजिंग विश्वविद्यालय गई होगी। अगर वह उस दिन बीजिंग आ जाती तो उनका रिश्ता नहीं टूटता। इतने सालों बाद वह बीजिंग आई, यह साबित करते हुए कि उसने हार मान ली थी। लेकिन वह अभी भी खुद को इस जगह पर बंद कर रहा था। लू शिमिया ने उसे देखा, अचानक खड़ा हो गया। डिंगमी हैरान थी। अचानक उसने साफ देखा कि उसने केवल काले रंग की स्विमिंग ट्रंक पहनी हुई थी। उसका दृढ़ शरीर लगभग नग्न था। वह शांति से किनारे पर चला गया। डिंगमी ने आश्चर्य से उसके लंबे, मजबूत पैरों को देखा। उसका चेहरा और भी लाल हो गया, थोड़ा चक्कर आ रहा था। लू शिमिया ने बाथरोब पहन लिया। डिंगमी भी खड़ी हो गई। तभी उसे सांस लेने में आसानी महसूस हुई। अब और नहीं भीगना है। उसकी नजर उस पर पड़ी। डिंगमी ने अपना सिर हिलाया। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, अब और नहीं भीगना है। वह किनारे पर चली गई। उसकी ज्यादातर गोरी त्वचा उसके सामने खुली हुई थी। लू शिमिया ने एक नजर डाली, लबादा उठाया और उसे फेंक दिया। लबादे ने उसके सिर को ढक लिया और वह सीधे चला गया। डिंगमी। उसने अपना लबादा बांधा, उदास और चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। कुछ कदम चलने के बाद उसने जियांग के डू को स्नान से बाहर आते देखा। उसने एक सेक्सी काली बिकनी पहनी हुई थी। लू शिमिया के सामने खड़ी थी, धीरे से पूछ रही थी, लू शिमिया, तुम अभी कहाँ गई थी? तुमने मुझे क्यों नहीं देखा? लू शिमिया ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं पहले घर जाऊंगा। जियांग के डू अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन लू शिमिया पहले ही चली गई थी। उसने अपना मुंह खोला और कुछ कदम दूर डिंगमी को देखा। डिंगमी ने अपनी आंखें नीची की और उसके पास से चली गई। डिंगमी, खोंग खाडू ने उसे वापस बुलाया। दिन्हा मट रुक गया और उसकी ओर देखने लगा। जियांग के डू ने हंसते हुए कहा, उसका स्वर तिरस्कार से भरा था। उस समय तुमने लू शिमिया को छोड़ दिया था, अब तुम उससे चिपकी हुई हो। क्या तुम्हें कोई शर्म है? डिंगमी का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वह इससे इनकार नहीं कर सकी। उसने उसे छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि हर कोई इसके बारे में जानता था। वह नहीं जानती थी कि लू शिमिया को कैसा महसूस होता होगा जब उसे ऐसी निगाहों का सामना करना पड़ता था। क्या वह असहज महसूस करेगा? क्या वह शर्मिंदा महसूस करेगा? क्या वह घृणा महसूस करेगा? उसने जियांग के डू को देखा। यह मेरे और उसके बीच की बात है। डिंगमी ने जियांग के डू को फिर से नहीं देखा, पलट कर चली गई। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि क्या उन दोनों ने इतनी जोर से ब्रेकअप किया था कि हर कोई इसके बारे में जान गया था, या क्या यह लू शिमिया के नशे में धुत होने और बदतमीजी करने के वीडियो की वजह से था जो फैल गया था। बस इसके बारे में सोचने से डिंगमी को दिल टूट गया और वह असहनीय रूप से दोषी महसूस करने लगी। डिंगमी ने अपने कपड़े बदले, अपने कमरे में अचंभित होकर बैठ गई। पेंग यिंग ने लौटाया।
उसने अपने कपड़े बदल दिए, डिंग एमआई को देखा, और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज रात किन यांग को देखा है, वे सभी कार्ड रूम में हैं। पेंग यिंग ने अपना सिर हिला दिया, इसे भूल जाओ, आप लोग खेलते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। डिंग एमआई ने देखा कि वह वास्तव में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वह अकेले दरवाजा बाहर चली गई। दालान से गुजरते हुए वह जू यी में भाग गई और उन दोनों को एक ही समय में हिलाया गया था। कुछ सेकंड के लिए डिंग एमआई ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया, मुस्कुराते हुए, जू यी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक वकील हैं। मैट ने उसकी ओर देखा, तुम वहाँ कितने समय से काम कर रहे हो? मैंने स्नातक होने के तुरंत बाद वहाँ काम करना शुरू कर दिया था। जू यी ने कुछ देर रुककर कहा, कांग झेंग मेरे शिक्षक हैं। कांग झेंग, वह व्यक्ति जिसने उस वर्ष मुकदमे में उसकी मदद की थी। तू झेंग लॉ फर्म के भागीदारों में से एक। डिंग मी ने अपना सिर नीचे किया, फिर उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। क्या आप सब कुछ जानते हैं? जू यी ने सिर हिलाया, मैंने आपका मामला देखा, जरूर। डिंग मी को एक पल के लिए समझ में नहीं आया कि क्या कहना है। जू यी ने जल्दी से समझाया, चिंता मत करो, मैंने कभी भी तुम्हारा किसी से जिक्र नहीं किया। डिंग मी ने अपना सिर हिलाया, हल्के से मुस्कुराते हुए, मुझे पता है कि तुम यह नहीं कहोगे, भले ही तुम कहो, यह ठीक है, यह सब सच है। जू यी को समझ में नहीं आया कि अब क्या कहना है। जब उसने ये बातें उससे कहीं तो वह थोड़ा निराश था। उसे शायद सांत्वना के शब्दों की जरूरत नहीं थी, वह अब बहुत अच्छी लग रही थी। जीवन चलता रहता है, उसे हमेशा आगे की ओर देखना चाहिए। डिंग मी शायद ही कभी अतीत के बारे में सोचती थी। जब वे दोनों लिफ्ट का इंतजार कर रहे थे तो टू डिच कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसने ल्यूक थोई मिया को अपनी ओर आते देखा। डिंग मिच ने भी उसे देखा, चौंक गई। निश्चित रूप से किसी ने नहीं सुना कि उसने कुछ मिनट पहले टू डिच से क्या कहा था। वह उसे घूरती रही, उसके चेहरे पर कोई निशान खोजने की कोशिश कर रही थी। लू शी मिया ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और अचानक कहा, डिंग मी, क्या तुम मुझ पर क्रश हो? डिंग मी, जू यी। उसने इनकार करने की कसम खाई, नहीं। डिंग डोंग। लिफ्ट का दरवाजा खुला, डिंग मी पहले अंदर गई, लू शी मिया उसके पीछे पीछे, जेब में हाथ डाले, इत्मीनान से उसके बगल में खड़ा था। जू यी ने उनकी तरफ देखा, यह नहीं जानते हुए कि यह एक भ्रम था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह हाई स्कूल में वापस आ गया है। उस समय उसके सहपाठी की किस्मत काफी अच्छी थी, लेकिन लू शी मिया उसे पसंद नहीं करती थी। वह एहसास अब और भी गहरा हो गया था। खंड 2 अध्याय 45। कार्ड रूम में माहौल बहुत ही जीवंत था। सभी 3 टेबलों में बंट गए थे और पहले से ही खेलना शुरू कर दिया था। लू शी मिया दरवाजे पर खड़े थे। झांग लुन ने पुकारा, भाई मिया, आओ खेलो। लू शी मिया चले गए, जू कियान के बगल में खाली सीट पर बैठ गए और झांग लुन से कार्ड प्राप्त किए। जू यी और डिंग मी एक के बाद एक अंदर आए। जू यी झांग लुन की टेबल पर चले गए, डिंग मी डू मिंग वेई के पीछे चले गए। डू मिंग वेई ने उसे नीचे खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया, तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? क्या तुमने लू शी मिया से बात नहीं की? मैंने कहा। तुमने क्या कहा? उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं बीजिंग गया था और मैं वहां क्या कर रहा था। डिंग मी ने याद किया कि डू मिंग वेई ने एक बार उससे कहा था कि पहले बीजिंग में फोटोनिक्स टेक्नोलॉजी का जोरदार विकास हो रहा था, लेकिन पिछले साल की शुरुआत में लू शी मिया अचानक जियांगझू लौटना चाहते थे। इस वजह से जू कियान ने अलग होने की योजना भी बनाई थी। सौभाग्य से डू मिंग वेई भी बाद में जियांगझू लौट आए और उसके बाद ही जू कियान कंपनी को वापस स्थानांतरित करने के लिए सहमत हुए। बस इतना ही। डो मिन्हवी थोड़ा निराश हुआ।
दिनमत ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसे याद आया कि खोंग-खा-डू ने क्या कहा था। उस दिन वह वही थी जिसने ब्रेकअप के लिए कहा था, लेकिन अब वह ल्यूक थोई मियाँ को परेशान कर रही है। यह वास्तव में सही नहीं है। उसने दो मिनवी को देखा और मुस्कुराई। भूल जाओ, मिनवी। दो मिनवी हैरान रह गए और उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? उसे यकीन नहीं था। हर किसी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं होती जो पीछे मुड़ जाए। उस समय उन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया, जिससे लूशी मियाँ हंसी का पात्र बन गई। अगर वह फिर भी पलटकर उसे स्वीकार कर लेता तो नाटक देखने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे होते। डिंगमी ने अपने होंठ सिकोड़े और सिर हिलाया। भूल जाओ। क्या तुम सच में लू शी मियाँ को जियांग के डू को देना चाहती हो? डू मिंग वेई ने देखा। जियांग के डू को पता नहीं था कि वह कब आई, लेकिन वह सीधे लू शी मियाँ के पास चली गई और उसके बगल में बैठ गई। डिंगमी ने नजर घुमाई और लू शी मियाँ की आंखों से मिली। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। अभी लू शी मियाँ मेरा नहीं है। अगर वह मुझे पसंद करता है तो मैं क्या कर सकती हूँ? डू मिंग वेई को केवल इस बात से नफरत थी कि वह लोहे से स्टील नहीं बना सकती। उसने उसके सिर पर थपथपाया। जब तक तुम्हें पछतावा न हो तब तक रुको। तुम दोनों किस बारे में फुसफुसा रहे हो? शेनजिया ने डिंगमी के कंधे पर थपथपाया। डिंगमी मुस्कुराई। कुछ नहीं, बस अंदाजा लगा रही थी कि तुम और क्लास मॉनिटर अपने हनीमून पर कहाँ जाने की योजना बना रहे हो। शेनजिया मुस्कुराई। डाली के पास। किसी ने पूछा, क्या तुम विदेश नहीं जा रहे हो? झांगलुन दूसरी मेज पर बैठा था और उसने जोर से कहा, तुम विदेश क्यों जा रहे हो? हमारा देश इतना खूबसूरत है और हमने अभी भी सब कुछ नहीं देखा है। शेनजिया ने दोहराया। यह सही है। पति गाता है, पत्नी उसका अनुसरण करती है। क्लास मॉनिटर। हाँ, क्या तुम आश्वस्त हो? हाँ, बिल्कुल। तुम दोनों हाई स्कूल से ही ऐसे हो। हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। मुझे याद है उस साल मेरी कक्षा में 3 लड़के को अचानक होश आया और वह अजीब तरह से रुक गया। लगभग भूल ही गया था। लू शी मियाँ और डिंगमी भी यहाँ थे। उस साल के 3 जोड़ों को याद करते हुए अब एक जोड़े ने सफलता हासिल कर ली है। जो कियान और डू मिंग वेई शायद जल्द ही सफल होने वाले हैं। लू शी मियाँ और डिंगमी के लिए वे बहुत पहले ही टूट चुके हैं। जू कियान ने उस आदमी के कंधे पर थपथपाया। शराब का एक गिलास थमा दिया। अगर तुम कुछ गलत कहोगे तो तुम्हें एक गिलास शराब से दंडित किया जाएगा। उस आदमी ने लू शी मियाँ को देखा, गिलास उठाया और एक ही घूंट में सारा गिलास पी गया। लू शी मियाँ ने कुछ नहीं कहा, अपने बगल में जियांग के डू को देखा और अचानक खड़ा हो गया। जू कियान ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? सिगरेट पीने के लिए। लू शी मियाँ बिना पीछे देखे सीधे चले गए। लू शी मियाँ आधी रात तक भी नहीं लौटे थे। सभी धीरे धीरे तितर बितर हो गए और आराम करने के लिए अपने अपने कमरों में वापस चले गए। डिंगमी सुबह 9 बजे तक सोती रही। वीबो खोला। ग्रुप चैट अभी भी लगातार गुलजार थी। कुछ लोग 7 बजे ही जियांगजू के लिए निकल चुके थे। डू मिंग वेई, जू कियान और मैं पहले वापस गए। तुम लू शी मियाँ की कार ले लो। डिंगमी। कल रात डू मिंग वेई ने कहा, इतने सालों से एक दूसरे को जानने के बाद भले ही हम कपल न बने, फिर भी हमें दोस्त तो बनना ही है। अलग होने के बाद क्या हम अभी भी खुशी खुशी दोस्त रह सकते हैं? दिनहमत को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। दिनहमत उठी, अपना सामान पैक किया और अपना बैग लेकर कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, फोन बज उठा। यह एक अजीब नंबर था। वह दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उसने कॉल का जवाब दिया। हेलो। दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए चुप्पी थी। फिर एक धीमी पुरुष आवाज ने पूछा, डिंगमी,
तुम कब सोने की योजना बना रही हो? डिंग मी चौंक गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसने फोन को देखने के लिए निकाला, फिर उसे अपने कान पर वापस रख लिया, कुछ हद तक अविश्वास में। तुम मेरा इंतजार कर रहे हो? डू मिंग वेई चला गया है। मुझे पता है। मैं पार्किंग में हूँ। मुझे आधा घंटा दो। उसने फोन काट दिया। दिनहमत ने फोन उठाया, समय देखा, 10:20 हो रहे थे। दिनहमत जल्दी से नीचे भागा, दूसरी मंजिल के कैफेटेरिया से एक बन लिया और पार्किंग की ओर भागते हुए उसे खाया। ल्यूक थोई मियन ड्राइवर की सीट पर बैठा धूम्रपान कर रहा था। उसकी लंबी, साफ बाहें दरवाजे की चौखट पर लटकी हुई थी। उसने सिगरेट की राख को झाड़ दिया, उस लड़की को देखा जो जल्दी से दौड़ती हुई इधर-उधर देख रही थी। उसने हॉर्न बजाया। दिनहमत ने उसे देखा, जल्दी से दौड़कर उसके सामने खड़ी हो गई, अपने थोड़े उलझे हुए बालों को संवारा और सांस लेते हुए कहा, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। उसने सोचा कि डू मिंग वेई बस यही कह रही है, लेकिन लू शी मियां वास्तव में उसका इंतजार कर रहे थे। लू शी मियां ने सिगरेट बुझाई और उसकी ओर उदासीनता से देखा। कार में बैठ जाओ। डिंग मी पिछली सीट और यात्री सीट के बीच झिझकती रही, लेकिन अंत में वह फिर भी कार के सामने घूम गई और यात्री सीट पर बैठ गई। 2 घंटे की यात्रा के दौरान वे आधे से अधिक समय तक चुप रहे। डिंग मी को शर्मिंदगी महसूस हुई और आखिरकार उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। लू शी मियां ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया, उसकी आंखें ठंडी थी। राजमार्ग से बाहर निकलने के बाद लू शी मियां ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? डिंग मी सीधे बैठ गई। घर। इसके बारे में सोचते हुए उन्होंने कहा, आप मुझे उस जगह पर उतरने के लिए दूर कर सकते हैं जहां मैं एक बस को वापस ले जाऊं। मैं आपके समय को बर्बाद कर देता हूं। मैंने उसके सिर को देखने के लिए नीचे किया। यह बुई डी था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह नहीं जानती कि वह इस समय इस कॉल का जवाब नहीं दे रही है। लू शी मियां ने अपने घुटने पर फोन पर नजर डाली। 3 शब्द सीनियर बुई अभी भी स्क्रीन पर चमक रहे थे, जो कि उसे सुन रहा था। क्लास रियूनियन अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। फोन पर बुई दीच ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह कल रात ग्यांग चाओ गया था। दिनहमत को फोन किया। उसने कहा कि वह एक क्लास रियूनियन में जा रही है। दिनहमत ने कहा, यह हो गया। मैं आज रात तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। बत्ती हरी हो गई। कार अचानक तेजी से भाग गई। दिनहमत चौंक गया और ल्यूक थोई मियां की ओर देखने लगा। उसने आगे देखा। उसकी एक पलके ठंडी नजर दिखा रही थी। डिंगमी ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, ठीक है, मैं आज रात तुमसे संपर्क करूंगी। फोन रखने के बाद उसने फोन अपनी जेब में रख लिया। लू शी मियां जिंगहाई शहर की ओर चला गया और बिल्डिंग 16 के नीचे रुक गया। डिंगमी ने अपना बैग पकड़ा और उसकी ओर देखा। मुझे घर ले जाने के लिए धन्यवाद। तुम बहुत विनम्र हो। लू शी मियां ने ठंड से कहा कि एमआई ने कुछ और नहीं कहा। उसने अपना बैग उठाया और कार से बाहर निकाला, उसे अलविदा कर दिया। फिर चारों ओर मुड़कर लू शी मियां ने कार के खिलाफ झुक गए और वह एक ही समय में एक मेज पर ले गई। अपने सहायक को लाओ, लेकिन अकेले आया। आपका रंग अच्छा है। हाँ, बुई दीच ने ठंडी सांस ली। उसे तुरंत पता चल गया, उसकी अभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। दीनहमत ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा। तुम क्या कहना चाहते हो? दीनहमत, मुझे सच बताओ, क्या इस बार तुम वापस आने का कारण ल्यूक थोई मियां नहीं है? बुई दीच को यकीन नहीं हुआ कि इतने सालों के अलगाव के बाद भी लू शी मियां अभी भी अकेली हैं। वह यह देखने आया था कि क्या डिंगमी ने उम्मीद छोड़ दी है। डिंगमी ने बुई दीच को देखा और मुस्कुराई। मैं छोटी उम्र से ही इस शहर में रहती आई हूँ।
यहाँ मेरे दोस्त हैं। मेरे लिए वापस आना बहुत आम बात है। बुईदीच ने ठंडी सांस ली और उसे गुस्से से देखा। तुम मेरे सामने किस बात का दिखावा कर रही हो? अगर लू शिमियां न होती तो तुम मुझे क्यों स्वीकार नहीं करती? रुको। डिंग एमाई ने अपना हाथ उठाया और विनती की, सीनियर, मुझे आपको रिपोर्ट करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया मुझे छोड़ दे। एमआई के पास अपनी कार में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे साल के भीतर लू शिमिया के साथ वापस आ गया। फिर मेरे साथ आओ। मुझे डर है कि तुम्हारी माँ इस पैसे का इस्तेमाल मुझे ब्लैकमेल करने के लिए करेगी। हम्फ। बुईदीच ने उसे घूर कर देखा। तुम अज्ञानी लड़की हो। मैं वह आदमी हूँ जो तुम्हारे लिए पूरा जंगल छोड़ने को तैयार हूँ। दिनमत ने दरवाजा खोला और कार से बाहर निकल गई। दरवाजा पकड़कर उसे हाथ हिलाया। धन्यवाद, लेकिन तुम फिर भी अपना जंगल खुद ही खोजो। अलविदा। दिनमत बिना पीछे मुड़े ही चली गई। बुईदीच कार में बैठी, लगभग गुस्से से मर रही थी। दिनमत धीरे धीरे आगे बढ़ी। अचानक एक काली एसयूवी तेजी से आगे बढ़ी। यह वही कार थी जिसमें वह आज सुबह बैठी थी। दिनमत ने पलकें झपकाईं, यह सोचकर कि वह कुछ देख रही है। वह बिल्डिंग 16 की ओर चली गई। काली एसयूवी वहां रुकी। लंबा आदमी कार के दरवाजे पर झुककर धूम्रपान कर रहा था। वह एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे धीरे उसके पास चली गई। लू शिमिया ने अपनी सिगरेट बुझाई और उसकी तरफ देखा। डिंगमी उसके सामने चली गई, अजीब तरह से मुस्कुराई। तुम यहाँ क्यों हो? लू शिमिया ने मोटी नारंगी बिल्ली को यात्री सीट से बाहर निकाला, मंद मंद मुस्कुराते हुए बिल्ली के पास भेज दिया। ओह, मिस्टर ल्यूक की बिल्ली। उसने सिर हिलाया। दोनों कुछ सेकंड के लिए अजीब तरह से खड़े रहे। दिनमैट ने आगे की ओर इशारा किया। तो मैं पहले वापस जाऊंगा। ल्यूक थोई मिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। रुको।